Hello and happy learning all of you. Myself Rain Madhva from Swastik Education. आज के लेक्चर में हम और एक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज का वीडियो आपके लिए ले आए हैं, जिसमें हम चैप्टर 1 का टॉपिक 8 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम आपके लिए ऐसे 5 अच्छे से सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिससे आपका ओवरऑल पूरे इस टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। एंड इस वीडियो लेक्चर को देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है आप सबको पता है। जो लोग नए हैं चैनल पे उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। आप लोग को सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है। पहले ये सारे क्वेश्चंस जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहे हैं इसको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करें, देन उसके बाद आप मेरे साथ फॉलो अलोंग कर सकते हैं। इस वीडियो का मात्र एक उद्देश्य है, आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्विंग की स्पीड और कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से बिल्ड करना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट? आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सॉल्व करें, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ +-2 इंटू 10⁻⁸ कोलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इन दोनों के बीच में 2 मिलीमीटर का गैप है। इट इज प्लेस्ड नियर अ लॉन्ग वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी दिस। तो वायर की चार्ज डेंसिटी गिवन है, मतलब आप लोग को है ना यहाँ पे ये लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। इसका मतलब आपको लैम्बडा गिवन है। ठीक है, लैम्बडा आप लोग को गिवन है 4 इंटू 10⁻⁴ कोलम पर मीटर एज शोन इन फिगर, such that the negative charge is at the distance 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इससे 2 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दूर है। और जो प्लस चार्ज है 2 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर दूर है। हमें टोटली फोर्स कैलकुलेट करके बताना है कि क्या होगा। अब देखो, गॉस लॉ से हम लोगों ने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस की दूरी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो देखा हुआ है। तो आर डिस्टेंस की दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा क्या होती है, λ/2πε0r। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो चार्ज है ये कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा, या आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि कहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला होता है λ/2πε0r। वो किसकी वजह से होता है, ये वायर की वजह से। कहाँ पे, आर डिस्टेंस की दूरी पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब ये जो माइनस चार्ज है इसको पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा। अपनी तरफ क्यों बुलाएगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तो ये वाला जो चार्ज है इसको यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस होने वाला है, दिस इज मान लो फोर्स 1। और ये वाला जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, उसको कहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इससे दूर, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका फोर्स 2। ये दोनों फोर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे हमें। अच्छा, जो फोर्स होता है उसका एक और फॉर्मूला होता है Q/E। ठीक है, तो अब दोनों फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना जरूरी है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड 1 लेते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 क्या होगी बच्चा लोग बताओ, λ/2πε0। आर की जगह पे क्या लिखोगे, 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 सेंटीमीटर है उसको मीटर में हम 0.02 मीटर लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.02। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दूसरे वाले चार्ज की वजह से होगी वो कितनी होगी, λ/2πε0r तो होगी ही। बस आर की जगह पे आपको 2 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर करना पड़ेगा। अच्छा, 2 मिलीमीटर मतलब 0.2 सेंटीमीटर होता है। अब 2 सेंटीमीटर में 2 मिलीमीटर को ऐड कर देंगे, दैट वुड बी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं मीटर में लिखूंगा इसको तो क्या लिखूंगा बच्चा लोग, 0.022। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड। ठीक है, अब फोर्स निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। अच्छा, दोनों पे चार्ज सेम है ना, तो इधर भी Q लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए, λ/2πε0, और इधर 0.02। सेम इधर का फोर्स निकालना है तो इधर भी Q से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2πε0 लिखेंगे और 0.022 लिख देंगे, बराबर। अब हमारा जो नेट फोर्स आने वाला है, अच्छा वो किधर आएगा वो भी सोचना है। ये फोर्स ज्यादा होगा कि ये फोर्स ज्यादा होगा, आराम से सोचो। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स 1 की फोर्स 2? सोच पा रहे हो? फोर्स 1 जो होगा ना हमारा वो ज्यादा होगा, बिकॉज ये वाला पॉइंट वायर के करीब है, तो वायर इस पे ज्यादा फोर्स लगा सकती है।
ये वाला पॉइंट वायर के दूर है तो वायर इससे कम फोर्स लगाएगी। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो दोनों पे ये सब तो सेम है, बस यही डिफरेंट है, और ये वाली चीज़ छोटी है, ये वाली चीज़ बड़ी है, डिनोमिनेटर बढ़ता है वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि F1 और F2 में बड़ा कौन होगा, F1 होगा। तो अगर नेट फोर्स निकाले एज हमारे दोनों वेक्टर्स 180 डिग्रीज पे है तो हम डायरेक्ट वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आप F1 माइनस F2 लिख सकते हो, और ये कहाँ पे होगा फोर्स, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब मैं माइनस आई कैप लिख सकता हूँ। अच्छा, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्यू लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, डिवाइड बाय 0.02, इधर आ जाएगा क्यू लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर आ जाएगा 0.022। ठीक है, बराबर बात है। यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, क्यू निकाल सकते हो, लैम्बडा निकाल सकते हो, 2 पाई निकाल सकते हो, एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हो। इसको आप 100/2 लिख सकते हो, और इसको आप 1000/22 लिख सकते हो। ठीक है, आई गेस यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब टू की टेबल में एलसीएम एलसीएम ले लेते थोड़ा सा, क्यू लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारी वैल्यूज में अभी तक क्यू नहीं डाल रहा हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम ले लेते 22, 2 × 11 तो 1100, तो ऊपर 100 बच जाएगा, बराबर। तो 100/22 आ रहा है। अब क्यू लैम्बडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सब वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। तो फाइनली एफ नेट क्या आएगा, देखो क्यू का वैल्यू हम लोग को गिवन है 2 × 10⁻⁻8। ठीक है, लैम्बडा का वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁴ 2, पाई की वैल्यू हमें पता होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, और इधर 100/22 आएगा। अब देखो आराम आराम से कट करते हैं, क्या क्या कट हो रहा है, देखो ये 2 और ये 2 कट हो जाता है, इधर 2 की टेबल में 2 सा हो जाएगा, इधर 2 की टेबल में 11 सा हो जाएगा। फिलहाल इतना ही कट रहा है, बराबर है। तो इधर आएगा 200, इधर आएगा 11, 3.14 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, या इसको 22/7 लिखें, नहीं मतलब है कोई लिखने का, फिलहाल के लिए लिख लेता हूँ चलो 22/7, तो थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 22 × 11 मतलब 242, तो इधर आ जाएगा 242, और जो 7 है उसको ऊपर भेज देते हैं, तो 3.14 की जगह पे मैंने लिखा है 22/7। ओके, ठीक है, और 8.85 नीचे आ जाएगा। एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, ये 2 और ये 100 मैं इधर लिख चुका हूँ, 7 को लिख दिया हूँ, ये और ये को मल्टीप्लाई करके लिख दिया हूँ, ये और ये को लिख दिया हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये देखो 10⁻⁸ है, ये 10⁻⁴ है, और ये 10⁻12 है, सब कट जाएगा, बराबर। तो यहाँ से आपको देखो नेट फोर्स देखने को मिल जाएगा, तो 200 × 7, और इधर है 242 × 8.85, तो 200 × 7 1400 हो जाएगा, 8.85 दो जीरो ले लो, और 242 × 885 ले लो। अब इसको है ना सॉल्व कर लेंगे अपने, इतना आपका न्यूटन फोर्स आ जाएगा, आई गेस 0.6 के आसपास आना चाहिए। 14 है, 24 है, 7/12, और 132, यस अराउंड 0.6 के आसपास आना चाहिए। नहीं भी तो आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी रहेगी। तो इतना फोर्स हम लोग को देखने को मिलेगा, कौन से डायरेक्शन में देखने को मिलेगा बच्चा लोग, माइनस आई कैप डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। आई गेस आप लोगों को क्लियर है। हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले इस पर्टिकुलर चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, वो इस पर्टिकुलर चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। गॉस लॉ से हम लोग ने ये फॉर्मूला डिराइव कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद हम लोग ने फोर्स कैलकुलेट किया है, ये दो फोर्स आ गए। दोनों फोर्स में से कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, जो चार्ज वायर के पास पड़ा होगा वो फोर्स ज्यादा होगा। नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोगों ने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, आई गेस आप लोग को ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ा जाए। सबसे पहला सवाल तो हो चुका है, सेकंड सवाल पे आ जाते हैं। हमें बोला गया है अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁻6 इज प्लेस्ड टू अ नॉन कंडक्टिंग प्लेट। इस बार हम लोग ने प्लेट रखी है, ऐसी प्लेट है, और जो प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, वो आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻6 कोलम पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास ये एक चार्ज भी है। अच्छा, चार्ज कितनी दूरी पे रखा है वो नहीं बताया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास जो चार्ज है वो -2 × 10⁻⁻6 कोलम है। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए पॉजिटिव मान रहे हैं। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला अपनी तरफ बुलाएगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होने वाला है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होने वाला है। फॉर्मूला फिर से सेम लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? बिकॉज ऊपर वाले क्वेश्चन में देयर वाज अ लाइन चार्ज, इस वाले क्वेश्चन में देयर इज अ प्लेट। तो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग ने गॉस लॉ को अप्लाई करके निकाला हुआ है, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻⁶। और आप गौर कर पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट होती है वो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती है। तो चार्ज भले यहाँ हो, थोड़ा आगे हो, थोड़ा और आगे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिग्मा की जगह पे आप 4 इंटू 10⁻⁻⁶ लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आप 8.85 इंटू 10⁻12 लिखेंगे। तो जो फोर्स है आपका कुल मिला के 4/8.85 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस वुड बी योर फोर्स दैट इज माइनस आई कैप डायरेक्शन में। एकदम सिंपल सवाल था। फोर्स का फॉर्मूला हमें क्यू ई अप्लाई करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक प्लेट की वजह से है, एक चार्ज प्लेट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब पार्टिकल ऑफ मास 9 इंटू 10⁻⁵ ग्राम is kept over a large horizontal sheet of charge density 5 इंटू 10⁻⁵। देखो अब कैसा है कि ये एक हॉरिजॉन्टल शीट है, इधर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने को 5 इंटू 10⁻⁻5 गिवन है। अच्छा, इधर एक चार्ज भी है, ये जो चार्ज है इसका चार्ज भी आप लोग गिवन है 9 इंटू 10⁻⁵, मास गिवन है, सॉरी। तो इसका ग्राम है ना, ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो। तो 9 इंटू 10⁻⁸ केजी ये आपका जो है मास हो जाएगा। ठीक है, ग्राम में था, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके वो केजी में हो जाता है। ठीक है, अब क्या चार्ज हमें इस पार्टिकल को देना चाहिए सो दैट अगर हम उसको बस छोड़ दें तो वो फॉल ही ना करे। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? उसको इक्विलिब्रियम में रहना है। इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकता है वो समझना है। अब देखो ये जो चार्ज है इसके ऊपर क्या क्या लगेगा, दो फोर्स लगेंगे। एक, पहले तो ये जो प्लेट है अपनी वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस चार्ज पे दो फोर्स अप्लाई होने वाले हैं। एक जो फोर्स नीचे लगेगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, एक जो फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लग सकता है? नहीं। अगर दोनों फोर्स नीचे लगेंगे तो हमारा चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो इसका चार्ज क्या होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, है कि नहीं? तो आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या चार्ज अप्लाई करूं तो पॉजिटिव वाला इसको धक्का मारे। तो धक्का कब मार सकते हैं? जब लाइक चार्जेस होंगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे कि हमारा जो चार्ज होना चाहिए उसका जो नेचर होना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हमारा जो चार्ज है दैट शुड बी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। अब हमारे पास चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं पता है, तो हमें वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अच्छा, इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हमें देखना है तो वो कितना होगा, वो Q इंटू ई के बराबर होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड हटा देते हैं, Q हमें कैलकुलेट करना है, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हो। तो Q की वैल्यू हो जाएगी mg/e। उससे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन की वजह से होती है दैट इज सेम जो ऊपर फॉर्मूला लगाया वही, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आएगा mg2 एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा। ये आपका चार्ज होना चाहिए। अब वैल्यू फाइंड करनी है अगर आप लोग को, तो चार्ज की वैल्यू निकाल लोगे। m की जगह पे 9 इंटू 10⁻⁸, ग्रेविटी को करीब करीब 10 अज्यूम कर लेते हैं। तो mg हो गया 2 हो गया, एप्सिलॉन नॉट लिख लेता हूँ और सिग्मा जो है वो भी लिख लेता हूँ दैट इज 5 इंटू 10⁻⁵।
सो जो हमारा चार्ज होना चाहिए वो पॉजिटिव में इतना होना चाहिए। अब देखो ये 10⁻⁸ है, ये 10⁻12 है, कुल मिला के 10⁻20 और ये 1 तो 10⁻19 और ये -5 ऊपर जाएगा तो 10⁻14 कोलम्ब के आसपास जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाएगा 9, 9 बज गया, 10 वाले तो कट गए सब, 2 बज गया, 8.85 बज गया और 5 बज गया। तो इतना जो चार्ज है आपका 9 2 18, 18/5 3.6, 3.6 को 8.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इतना चार्ज होना चाहिए और द नेचर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये वाले जो क्वेश्चन है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। एन अर्ली मॉडल ऑफ एटम considered it to have a positively charged point nucleus, इधर point लिख दिया है, point nucleus of charge Ze। तो हमारे पास ऐसा बोला गया है कि एक एटम जो होता है ना उसका एकदम बीचों बीच जो सेंटर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो Ze के बराबर चार्ज होता है, सराउंडेड बाय a uniform density of negative charge up to radius r। this is something that you should understand। यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है टिल रेडियस r। द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। सो देखो हमारे पास एकदम बीचों बीच, एटम के एकदम बीचों बीच में जो चार्ज है दैट इज Ze। देखो एटम के जो बीचों बीच में चार्ज है वो Ze का चार्ज है। ठीक है, अब अगर बीचों बीच Ze है और उसको पूरा न्यूट्रल रहना है तो उसके बाहर ये जो बाहर वाला पोर्शन है यहाँ कितना चार्ज होना चाहिए, यहाँ -Ze चार्ज होना चाहिए, है कि नहीं, बराबर। तो एटम के बीचों बीच Ze चार्ज है और बाहर के डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह सेम डिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्ज है वो -Ze है। अब हमको बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस कैलकुलेट करके बताओ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो केस बनेंगे, एक तो न्यूक्लियस से r डिस्टेंस दूर तो हम जाएंगे, मैं फिर से थोड़ा डायग्राम रिपीट कर देता हूँ। देखो न्यूक्लियस है ना बहुत छोटा कंसिडर करना है, एकदम ही छोटा, और ये आपका एटम हो गया होल। ठीक है, ये एज अ होल एटम हो गया, इसको बीच में कर लेता हूँ और इसको हटा देता हूँ, ये बीच में अभी तक लग नहीं रहा। ठीक है, ठीक है ना, और थोड़ा, डन। तो हमारा ये एटम है, इसके बीचों बीच Ze चार्ज है, इसके अराउंड -Ze चार्ज है। ऐसा हो सकता है कि इससे r डिस्टेंस दूरी पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला जाए, ठीक है, तो जो r हो सकता है वो यहाँ तक भी हो सकता है और जो r हो सकता है वो इधर तक भी हो सकता है ना। एक r, पहला केस ले लेते हैं, केस 1, दो केस होंगे। केस 1 क्या हुआ कि जो आपका स्मॉल r है वो कैपिटल R से छोटा हुआ, मतलब अभी तक हम एटम के अंदर ही है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपका स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R हुआ, पहले स्मॉल r लेस देन r की बात करते हैं, वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कभी भी आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला जाए, सबसे पहले क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस बना लेना है उतने डिस्टेंस पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो लेट अस अज्यूम वी हैव अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r हियर। ठीक है, ये हमारा एक गॉसियन सरफेस हो गया जो मैंने बनाया। ठीक है, सबको समझ आ रहा है, ये एक गॉसियन सरफेस बनाया। जब भी आप गॉसियन सरफेस बनाओ हमें दो गॉस वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी होती है। एक आपका जो फाई होता है, मतलब फ्लक्स होता है, सॉरी, हमारा जो फ्लक्स होता है वो दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक होता है Q इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एक होता है E डॉट ए। ये दोनों तरीकों से हमारा जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। अब सबसे पहले जो फ्लक्स है हमारा वो Q इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से कितना होगा वो सोचना है। अब देखो यार, इसके बीचों बीच में, इसके बीचों बीच कुछ चार्ज है ना, Ze चार्ज है इसके एकदम बीचों बीच, सब समझ पा रहे, Ze है, गिवन है क्वेश्चन में। और इस सर्कल, ये जो छोटा सा सर्कल है इसके बाहर -Ze चार्ज है,
तो अगर मैं आपसे बोलूँ इसके पीछे इसके अंदर कितना चार्ज होगा तो आप बता नहीं पाओगे फिलहाल। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज कितना है। सर अंदर क्यू इंक्लूडेड में दो दो चार्ज है, एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है ना। ये दोनों दोनों चार्जेस है। अब पॉजिटिव चार्ज तो सर हमें पता है जेड ही है, ये नेगेटिव चार्ज कितना होगा वो कैसे निकाले, वो सोचना है। अब देखो हमारे क्वेश्चन ये कहता है कि जो हमारा चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे 2 का चार्ज है तो 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे कितने का, 4 का। यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो, तो वही अप्लाई करना है इधर। अब देखो हमें पता है कि स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, है ना। इस पूरे वॉल्यूम में ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज है वो है -Zd, बराबर। पूरे वॉल्यूम में -Zd का चार्ज है। तो इतना सा वॉल्यूम जो है हमने लिया है, जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है, उसके अंदर कितना चार्ज होगा वो निकालना है। तो पहले ये निकाल लेते हैं कि गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है। तो गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो इतने से वॉल्यूम पे चार्ज कितना होगा वो निकालना है। तो आप यूनिटरी मेथड डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सो यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे तो आएगा q इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू -Zd। 4/3 पाई कट जाएगा, Q का वैल्यू निकालना है तो आएगा -Zd स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब। तो ये Q की वैल्यू आ गई। तो ये जो Q है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा जो टोटल इंक्लूडेड चार्ज हमें निकालना था वो Zd तो होगा ही, बट साथ ही साथ -Zd/स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब भी होगा। Zd को आप कॉमन निकाल लीजिए, अंदर आ जाएगा 1 - स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब। दिस इज योर Q इंक्लूडेड। आई गेस सबको क्लियर होता है ये चीज। अभी तक सिर्फ Q इंक्लूडेड फाइंड किया है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करनी है। कैसे निकालते हैं, आप लोग को फ्लक्स का 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले आप फ्लक्स लिखेंगे Q इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो Q इंक्लूडेड है वो ये रहा, बस इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है, ठीक है। और एक और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो EA होता है। एरिया किसकी लेते हैं, हमेशा याद रखना जो EA वाला एरिया होता है वो गॉसियन सरफेस का होता है। तो ये रहा हमारा गॉसियन सरफेस। अगर मैं आपसे पूछूं इसका एरिया क्या होगा तो आप जवाब देंगे सर दैट वुड बी 4 πr²। ठीक है। अब ये फ्लक्स और ये फ्लक्स को इक्वेट कर दो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों को इक्वेट करेंगे तो ZE/ε0 इंटू 1 - स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू E इंटू 4 πr²। ठीक है। अब हमें E कैलकुलेट करना है। तो देखो E की वैल्यू आ जाएगी आप लोग के पास, क्या आएगी देखो, ZE/4 πε0 r² इंटू 1 - स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब। आई अंडरस्टैंड थोड़ा अच्छा सा आंसर आया है, बट यही आंसर है आप लोगों का। ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले कभी भी बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताओ तो एक गॉसियन सरफेस बनाना होता है। गॉसियन सरफेस के बाद उसके अंदर कितना चार्ज है वो निकालना होता है। तो हमने देखा इसके अंदर एक Zd का चार्ज है और दूसरा कुछ नेगेटिव चार्ज है। क्या पूरा -Zd होगा, नहीं, कुछ होगा। तो वो कुछ कैसे निकाल सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं बाय डूइंग यूनिटरी मेथड, कि हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। तो पूरे 4/3 πr³ वॉल्यूम में अगर -Zd का चार्ज है तो 4/3 π वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, वहां से हमने चार्ज निकाला। और फिर जो हम नॉर्मली जब भी फ्लक्स के क्वेश्चन आते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन आते हैं जिसको हम गॉस लॉ से सॉल्व करते हैं, तो नॉर्मली कैसे करते हैं, दोनों फॉर्मूला लगाते हैं और इक्वेट कर लेते हैं। ये हो गया केस 1 फॉर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अब केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 हालांकि इजी है। केस 2 इज स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R।
उस केस में देखो एक जेडी चार्ज अंदर होगा, एक माइनस जेडी चार्ज बाहर होगा, बराबर। और हमें क्या करना है, हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना है सेंटर से बाहर आर डिस्टेंस पे, जो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस हो गया बाहर। सेम फिर से फॉर्मूला अप्लाई करनी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट वुड बी क्यू इंक्लूडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज ई ए, ठीक है, सॉरी फ्लक्स की। दो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब क्यू इंक्लूडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है। मुझे बताइए आप लोग सोच के कि ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है। सही बोला, जीरो चार्ज है। सर एटम तो न्यूट्रल था ना। देखो ये, देखो ये जेडी और ये पूरा माइनस जेडी मिलके तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, बराबर। तो Q इंक्लूडेड जो है यहाँ पे वो जीरो है, मतलब फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ये जीरो यहाँ पे पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो होने वाली है वो जीरो हो जाएगी। तो बाहर जीरो है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये है। तो इनसाइड द स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। एक इनसाइड द एटम जो है वो ये है, आउटसाइड ये है, ठीक है। आई होप सो आप लोग को ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में है भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक और इस पर्टिकुलर चैप्टर का भी आखिरी सवाल है ये। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अननोन चार्ज। तो हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, दिस इज अ स्फीयर, 10 सेंटीमीटर का स्फीयर है, इस पे चार्ज कितना है वो नहीं बताया गया है। हमें बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको गिवन है 1.5, वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ विच पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में है। क्या आप लोग बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में कब होती है? बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में तब होती है जब हम लोग ने जो चार्ज लिया है वो नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तरफ आती है, नेगेटिव चार्ज के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें यह समझ आ रहा है कि जो स्फीयर है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब नेगेटिवली चार्ज स्फीयर तो है, अब स्फीयर पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। बता देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगी। जब भी हम स्फीयर के आउटसाइड, एक कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वो KQ/r² के बराबर होती है, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के जैसी है। तो दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हम लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ बराबर। के की जगह पे आप लिखोगे 9 इंटू 10⁻৯। आपको क्यू कैलकुलेट करना है और रेडियस का स्क्वायर। अच्छा रेडियस नहीं है ये, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है 20 सेंटीमीटर। ये रेडियस मत डाल देना यहाँ पे जल्द से जल्द, ठीक है। ये गलती करी होगी तो अगर, तो गलत बात है। सो 20 सेंटीमीटर है तो 20/100 मतलब 1/5 उसका स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। 20 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 100 और 1/5 लिख दिया। अब क्यू की वैल्यू निकालेंगे। क्यू की वैल्यू इज 15/10 इंटू 10⁻³ 1/5 का होल स्क्वायर और 9 इंटू 10⁻৯ नीचे आ जाएगा। तो Q की वैल्यू आएगी 15 इंटू 100, इधर आएगा 25, 9 इंटू 10⁻9, 25 4 जा, 3 के टेबल में 5 जा, 3 के टेबल में 3 जा। तो जो चार्ज हो जाएगा आप लोग का वो हो जाएगा 20/3 इंटू 10⁻⁻9 coulombs, that would be 6.67 into 10⁻⁻19, 9 कि 19, 9, ठीक है। तो 10⁻⁻9 coulombs। ये वाला सवाल इजी था, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था गॉस लॉ से जो हम लोग ने डिराइव कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। आई होप सो आप लोग को ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और आपके लिए इफेक्टिव लेक्चर्स और हम लाते रहे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सिर्फ एक
आपके जाने माने दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए ताकि वो भी अपना इस टॉपिक का रिवीजन कर ले। ऐसे ही हम हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन, माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन साइनिंग ऑफ। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।